नमस्कार साथियों, ज्ञान विवेक संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने बात की थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो स्थापत्य कला थी उसकी। तो हमने जो विजयनगर जब पढ़ा था तो उसमें विजयनगर की गढ़ी थी। उसमें हालांकि 3 चीज़ें थी। एक गुलाम वंश था आपका, एक प्रांतीय जो राज्य व्यवस्था थी वो, एक आपका जो मुगल राजवंश है उसकी स्थापत्य कला, और एक विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य थे उनकी। बहमनी नहीं था, विजयनगर। तो जब हमने विजयनगर पढ़ा था, राष्ट्रकूट वगैरह उस समय पढ़े थे, तो विजयनगर जब पढ़ेंगे तो उसकी कला संस्कृति हम वहाँ कर लेंगे। मुगलों की कला संस्कृति आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मुगल वंश के साथ जो है संबंध है, राजपूत संबंध है वगैरह को हम यहाँ कर लेंगे। इसके अलावा हमने वहाँ पे गुलाम वंश और प्रांतीय व्यवस्थाएँ जो थी वो हमने पूरी कर ली थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक नया टॉपिक है मुगल वंश। मुगल कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, सबसे पहले कौन सा शासक आया, अंत में कौन सा आया। हालांकि बहुत सारी कहानियाँ किस्से हैं, वो मैं ऑनलाइन कक्षा में नहीं बताता क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। फिर आधे घंटे 1 घंटे की जो क्लास रहती है उसमें वो पूरा हो जाता है। मेन हमारा टारगेट है कि अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करना। रीट का जो एग्ज़ाम है या आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको क्रैक करना। तो इसमें हम फैक्ट जो है वो अत्यधिक आते हैं, और फैक्ट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट है जहाँ से हमें मिलते हैं उनकी हम चर्चा करते रहते हैं। और तो आइए शुरुआत करते हैं मुग़लों की। तो मुग़ल राजवंश जो है वो कहाँ से आया उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा मुग़ल वंश। मुगल वंश, मुगल वंश का संस्थापक जो था, हालांकि मैं आपको एक क्रम में लिख देता हूँ। संस्थापक माना जाता है बाबर। इस साइड में लिख देते हैं बाबर। बाबर के बाद में उसका पुत्र बनता है हुमायूं। इसके बाद में बनता है अकबर। ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसे। अकबर के बाद में बनता है जहांगीर, और जहांगीर के बाद में बनता है शाहजहां, और इसके बाद में बनता है औरंगजेब। ये 1526 इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और इसके बाद में 3 मार्च 1707 तक औरंगजेब का शासन चलता है। यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में उत्तर मुगलकालीन शासक आते हैं जो मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट है। मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट है जो 1707 से 1857 की जो क्रांति होती है, रिवॉल्ट ऑफ 1887, वहां तक चलता है। ये था पूरा स्ट्रक्चर या पूरा ढांचा जो था। बाबर जो था वो अपने बहुत बुरे दिन देखे थे। एक पत्नी इनको, जब इनके बुरे दिन आते हैं तो वो पत्नी इनको छोड़कर चली जाती है। दादी का बड़ा एहसान था। मामा जी वगैरह सब दुश्मन थे। पिता, एक बार पुराना कोई छज्जा था, पुरानी कोई हवेली होगी समरकंद फरगना में, और उनके पिताजी जो है वो कबूतर उड़ा रहे थे। जैसे ही कबूतर उड़ा रहे थे वो छज्जा उनके सर पे पड़ गया और वो मर गए। उस समय ये छोटे ही थे, 9, 10, 11 साल की उम्र में ही थे। अब ये अगर अनुमान लगे कि इसने 11 साल की उम्र में इतना संघर्ष किया था,
एक जीवनी परक व्यक्ति था, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि जीवन जो है संघर्ष भरा था इसका। क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा शासक है जिससे हमें उसकी जीवनी पर कहानियाँ या संघर्ष की कहानियों से पता चलता है। तो बाबर था। बाबर का जो पिता है वो कबूतर उड़ा रहा था और छत पर जो है छत से वो छत का छज्जा गिर गया और वही मृत्यु हो गई थी। ये शासक बनता है, नानी और दादी इनका सहयोग रहता है और धीरे धीरे ये फरगना को जीतना चाहता है, लेकिन इसके जो रिश्तेदार है वो इनसे वापस छीन लेते हैं। अपने भटकते हुए दिनों में ये आ जाता है और हालत ये हो जाती है कि सुबह से शाम तक कई बार तो ये स्थिति हो जाती थी कि शाम को भोजन नहीं मिलता था। मैंने बताया था कि भी एक पत्नी जो थी वो भी इसको छोड़कर चली गई थी। इनके दुर्दिनों में वो भी उसने उसका साथ नहीं दिया था। धीरे धीरे ये एक बार एक गांव होता है दिखकाठ, यहाँ एक 90 साल की बुढ़िया होती है और उस बुढ़िया ने भारत के बारे में बताती है। वो ये भारत आता है और इब्राहिम लोदी को 1526 के पानीपत के युद्ध में पराजित कर देता है। इब्राहिम लोदी जो है इसे अनपरखा सूरमा कहा जाता है और इसके अलावा इसे कंजूस भी कहा है बाबर ने। यहीं इसकी एक समाधि बना देता है, चबूतरा बना देता है और यहीं इसको दफना देता है। युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान होता है ये बात हमें मिलती है नियामतुल्लाह में। नियामतुल्लाह ये कहता है कि युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला सुल्तान नियामतुल्लाह कहता है। दिक्का गांव में 90 साल की बुढ़िया होती है, वो इसे भारत आने का रास्ता देती है। इस युद्ध में ये जीत जाता है। कई युद्धों में ये जिहाद का नारा देता है। जिहाद होता है धर्म युद्ध, जिहाद कई किताबों में मिलता है आपका जिहाद, ये होता है धर्म युद्ध। इसमें देता है कलंदर ये कहलाता है और बाबर जो है वो जीत जाता है और ये कहता है काबुल जैसी गरीबी अब नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति को चांदी या सोने के सिक्के बांटता है, इसलिए वो कलंदर कहलाता है। ये एक बार तो सांगा से इसकी ये हालत हो जाती है कि ये जीतेगा नहीं, हारेगा, इसकी सेना में भयंकर डर पैदा हो जाता है। तब ये जिहाद का नारा देता है। 90 साल की जब बुढ़िया उनको बताती है तो ये भारत की ओर उन्मुख होते हैं और भारत में ऐसी गरीबी जो है वो ये देखकर ये कहता है कि साहब ऐसी गरीबी, काबुल की गरीबी अब यहाँ नहीं। अब ये भारत में आ जाते हैं और भारत में आने के बाद में ये माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की जो माँ है वो जहर दे देती है। लोग इन्हें चाहते नहीं हैं, लोग इनको, ये जब शुरू में आए थे तो लोग इनको चाहते भी नहीं हैं। ये स्थितियाँ उनको देखते हैं और ये भाप जाता है, लेकिन ये लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा रखता है। जब इनकी मृत्यु होती है 1530 में, तब अपने पुत्र को ये कहता है कि कभी भी सांप्रदायिक काम मत करना कि हिंदुओं को नाराज़ कर देना या मुसलमानों को ज़्यादा खुश कर देना। हालांकि ये गलती कर बैठता है हुमायूं और ये कहता है एक शासक होता है शेर शाह सूरी, उसके बारे में भी ये यही बात कहता है कि इस चालाक अफगान से बचकर रहना, क्योंकि मुझे इसके मस्तक पर जो है शासक बनने के चिन्ह दिखाई देते हैं। अंत में इनको ये माना जाता है कि 1530 में इनका बेटा हुमायूं जो वो काफ़ी बीमार हो जाता है, मरता है। तब ये कहता है कि आप चारों पुत्रों में अपनी
संपत्ति बांट लेना, लेकिन हुमायूं वहाँ गलती कर बैठता है, अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। एक बार ये माना जाता है कि हुमायूं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ये किसी मुल्ला या मौलवी या हकीम को दिखाते हैं, तो हकीम ये कहता है कि भी इसकी जगह कोई दूसरा आ जाए। तो ये कहता है कि इसकी पूरी जो चारपाई के 3 चक्कर काटता है, और ये कहते हैं उसी दिन जो बाबर है वो बीमार हो जाता है, हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। कोहिनूर का जो हीरा था वो हुमायूं को मिला था, और हुमायूं ने अपने पिता बाबर को दिया था, बाबर ने उनको वापस दे देता है। अब वो बीमार हो जाता है और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में हुमायूं राजा बनता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन ये अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। और ये मानते हैं कि हुमायूं जो था बड़ा अफीमची था, और अफीम का नशा बहुत ज़्यादा करता था। ये सॉरी मैंने भूल से जहांगीर की जगह शाहजहां। अब होता क्या है कि हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली, और हुमायूं अपने जीवन में लड़खड़ाते हुए लैंगून ये कहता है कि अपने जीवन भर इसने ठोकरें खाई और अंत में ठोकर खाकर मर जाता है। ये अपने जीवन में एक माना देखे तो ये बड़ा अफीमची था, जो भी कार्य करता था रंग रंगेलिया हरम में पड़ा रहता था लंबे समय तक, और लंबे समय के बाद में ये वहीं रहता है। और एक दिन इनकी भी अपने जो पुस्तकालय था वहाँ से इनकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में राजा बन जाता है आपका अकबर। अकबर को महान भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सांप्रदायिकता सद्भाव की नीति अपनाई और लंबे समय तक शासन किया था। इन्होंने जो राजपूत, इसने अपने पिता जो बाबर था उसने हुमायूं को कहा था कि भाई आप जो है वो अपने जो राजपूत जो जाति है इनसे बना कर रखना। लेकिन इसने ये गलती भी कर दी थी। जब ये अपने दुर्दिनों में था, भागकर जीवन बिता रहा था, तब मालदेव से इसका संपर्क नहीं हुआ था। अगर उस समय हो जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। अब हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर जो था इसने इस चीज़ को समझा था, अपने दादाजी की बात को समझा था, और इस वंश का जो है वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। ये हिंदुओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। सबसे पहले 1562 में ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। मानसिंह को सबसे पहले यही देखता है। मानसिंह जी जो थे वो बहुत ज़्यादा काले थे। तो जब ये मैंने बताया था अकबर 14 बार जो है वो लगभग भारत अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता है। जब 1562 में इन्होंने प्रथम कच्छावा वंश से अपने हरका बाई से विवाह संबंध स्थापित किया था। तब सबसे पहली बार मानसिंह को देखा था। मानसिंह जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रंग रूप के काले थे और एकदम एक राजा जैसे महंगे वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे। अकबर थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव का था, तो मानसिंह को ये कह दिया था कि भाई जब खुदा के वहाँ पर नूर बन रहा था तो आप कहाँ थे। ये बात जब उन्होंने बोली तो ये बात मानसिंह को बुरी भी लगी थी, और मानसिंह ने क्या कहा उनको कि मौका देखा था। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जब वीरता और शौर्यता जो थी वो बढ़ रही थी, तब में सबसे उन्होंने ये कहा था कि जब खुदा के यहाँ पर नूर बढ़ रहा था तो आप कहाँ थे।
मान सिंह बोले नहीं। कुछ समय के बाद जब मान सिंह को वापस मौका मिला तो मान सिंह ने कहा कि जब खुदा के वहाँ पर नूर बट रहा था तब मैं सबसे पीछे था, लेकिन जब खुदा के वहाँ पर वीरता और शौर्यता बढ़ रही थी तब मैं सबसे आगे था और आप सबसे पीछे थे। इससे इतना ज़्यादा प्रभावित होता है मान सिंह जी से, और यहीं से वो अजमेर ले जाते हैं और अजमेर से वो आगरा के लिए ले जाते हैं मान सिंह जी को। मान सिंह जी उनके सबसे ज़्यादा मनसबदार थे। दो ही व्यक्ति थे सबसे ज़्यादा बड़े जो मनसबदार थे, एक थे मान सिंह कच्छावा और दूसरे थे आपके अजीज कोका। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको सबसे ज़्यादा, हालांकि सबसे ज़्यादा मनसब जो है जो अमीर वर्ग को मिलता था, उनके जो पुत्र वगैरह जो होते थे, राजकुमार वगैरह जो होते थे, उनको मिलता था। यहाँ पर ये था कि सबसे ज़्यादा जो आपका मनसब जो मिलता था, सबसे ज़्यादा जो मनसब मिलता था वो दोनों ही हिंदू थे, अजीज कोका और मान सिंह कच्छावा। आमेर जयपुर के ये प्रमुख थे। अकबर के बाद में जहांगीर बनता है। अकबर के दरबार में नौ रत्न रहते हैं, जिनमें बीरबल जो होता है, इसका वास्तविक नाम महेश दास होता है, वो भी इनके दरबार में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर ने जजिया कर हटा दिया था 1563 में। जजिया की को बंद कर 63 में तीर्थ यात्रा जो कर है वो हटा देता है, और अगले ही वर्ष जो है अगले ही वर्ष जजिया हटा देता है। हालांकि ये 1563 में तीर्थ यात्रा का हटा देता है। (1564) में ये जजिया हटा देता है और 1500 मजहर की घोषणा करता है। 1605 में मृत्यु हो जाती है पेचिश की वजह से। इसके बाद में राजा बनता है जहांगीर। जहांगीर हिंजड़ों के व्यापार को रोक देता है। सबसे ज़्यादा जो हिंजड़े थे वो बंगाल में थे। हिंजड़ों के व्यापार पर रोक लगाता है। ये जहांगीर जो था एक बार दीपावली के दिन जुआ खेलता है, की छूट देता है, तंबाकू पर रोक लगाता है। ऐसे ये कई कार्य करता है। चित्रकला का जो काल था इसका काल स्वर्ण काल माना जाता है। ये कहते हैं कि ये किसी आदमकद चित्र को देखकर ये एहसास करा देते थे कि ये जो चित्र है वो फलाना फलाना व्यक्ति का था। चलो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बाबर से। बाबर और जो मुगल वंश की जानकारी के जो स्रोत है उनके विषय में एक बार जान लेते हैं। बाकी के जो प्रमुख राजा है उनके बारे में हम, जैसे शारजाह है तो शारजाह का काल जो था वो स्वर्ण काल माना जाता है। औरंगजेब ने ऐसे कोई भी कार्य ऐसे नहीं किया था कि उसको प्रसिद्धि मिली थी। हालांकि अकबर जो था वो बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था और औरंगजेब जो था वो बहुत अच्छी सेनाई बजाता था। जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत ज़्यादा दीवाना था। पारस भी अपने दूत वगैरह को भेजता है वो वहाँ पर।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संस्थापक से। संस्थापक कौन था? बाबर। वास्तविक जो संस्थापक था वो था आपका अकबर। मातृभाषा थी हिंदी। चगताई तुर्की। चगताई तुर्की। राजधानी थी इनकी आगरा, फतेहपुर सीकरी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद। ये दिल्ली में है। आगराबाद का नाम अकबराबाद भी हमें मिलता है। ये मुगल काल में 3 राजधानियां इनकी रहती हैं। इनकी राजभाषा जो थी वो फारसी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर आप ध्यान में रखना, क्योंकि इनकी जो मातृभाषा है वो चगताई तुर्की थी और राजभाषा है वो फारसी थी। इसका जरूर आप ध्यान में रख लीजिएगा। वंश की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो वंश था वो था चगताई वंश के लिए थे। चगताई वंश के थे, लेकिन भारत में उनको मुगल कहा गया था। भारत में उनको मुगल कहा गया था। चगताई जो शाखा है वो चंगेज खान, चंगेज खां या चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम के कारण, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के कारण नाम पड़ा था। नाम पड़ा था। इसके अलावा मुगलों को तैमूर का वंशज होने पे इतना गर्व था इतना गर्व था कि वे खुद को तैमूरिया कहते थे। तैमूर जो था 1300, तैमूर लंगड़ा था वो एक पैर से,
तो एक बुढ़े व्यक्ति ने उसको लंग कह दिया था, तैमूर लंग, तब उसका नाम तैमूर लंग पड़ा था। 1398 में वो तुगलक वंश के काल में उसने भारत पर आक्रमण किया था और वो यहाँ के कारीगरों को वो समरकंद ले जाता है, यहाँ के कारीगरों को वो समरकंद ले जाता है, धन लूटता है, ये इसका प्रमुख पेशा था। और तैमूर लंग जो है वो एक बुढ़ा व्यक्ति उसे कहता है, एक वृद्ध व्यक्ति कहता है। चगताई चंगेज खान द्वितीय के नाम के कारण इनका चगताई नाम पड़ा था। मुगलों ने तैमूर वंश के होने पे इतना ज्यादा गर्व था कि ये तैमूरिया कहते थे। 16वीं शताब्दी में के यूरोपियों ने इन शासकों के लिए, जो यूरोपीय थे, यूरोपीय शासकों ने इनको मुगल कहा। मुगल कहा, इसके कारण इनका नाम जो था वो मुगल पड़ा था। ठीक है, संस्थापक था इसका बाबर, वास्तविक संस्थापक था अकबर। चगताई तुर्की इनकी मातृभाषा थी, राजभाषा इनकी जो थी वो फारसी थी, ये जरूर आप ध्यान में रख लेना। राजधानी इनकी थी आगरा, फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद जो दिल्ली में है। चगताई वंश के थे। चंगेज खान का द्वितीय पुत्र था, जिसके कारण इसका नाम जो है वो द्वितीय के कारण नाम पड़ा था। मुगलों को तैमूर वंश का होने पे इतना गर्व था कि वो स्वयं को तैमूरिया कहते थे। 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शासकों ने इनको मुगल कहा है, इनको मुगल कहा है। अब ये इनका वंश था, ये चगताई वंश के थे। तैमूर भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति था। ये एशिया के बड़े साम्राज्यों में से एक थे। एक थे 16वीं व 17वीं सदी के समय बात करते हैं तो एक तो आपका जो चीन का जो वंश है मिंग, एक आपका सफावी, ईरान, एक ओटोमन, तुर्की। इन साम्राज्यों में से ये जो तीन वंश था, मिंग, सफावी, ओटोमन, इनके बराबर ये था 16वीं शताब्दी में। इसे के जो बड़े साम्राज्य थे उनमें से ये था। इन जो मुगल शासक है इनमें सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक अकबर था।
1542 से ये 1605 ईस्वी तक शासन करता है। कम समय की बात करते हैं, रफीकुल दर्जात था। ये दो चीजें आप जरूर ध्यान में रख लें। टाइप रेट कोई भी पूछते हैं कि आप इतना रख लो कि भी सबसे कम समय तक शासन करने वाला, ये भी अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। हालांकि एक बार रीट में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था, तो महाराणा प्रताप 1540 से 1597 तक 7, 5, 57, ये ऑप्शन में था, सी ऑप्शन में था, सी में था। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट में कि राणा प्रताप का शासन जो था रीट जो सेकंड बार हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया था। तो ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये 57 वर्ष तक शासन करता है और अकबर जो है कब से कब तक शासन करता है। ये बात आप जरूर थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि भाई सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन था, अकबर था, कब से कब तक। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 1605 1542 माइनस कर देंगे हम, जो उत्तर है वो आप हो जाएगा। ये 5 है, ये 1540 से 1597 में राणा प्रताप तक करता तो 57 वर्ष। ये रीट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब की बार यहाँ से अगर सेम क्वेश्चन उठा कर देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम लगभग जो मुगल कालीन की जानकारी के जो स्रोत हैं मुगल वंश के वो पढ़ेंगे और बाबर से हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।